हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनिपल फिल्म्स। तो दोस्तों, एक बार फिर से आ गई हूँ मैं आपके साथ एक नई मूवी को लेकर। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, ये मूवी कुछ ऐसे जाबाजों की है जो कि माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं और इन खतरनाक जाबाजों को एक ऐसा ही टास्क मिला हुआ है, यानी कि इन्हें पहाड़ों की एक ऐसी चोटी पर पहुँचना है जहाँ पहुँचना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो क्या ये लोग इस टास्क को पूरा कर पाएंगे, और अगर पूरा भी कर लिया तो इन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो गाइस, आपको बता दूं, मूवी में इतने खतरनाक अप्स एंड डाउन्स है जिन्हें सोच कर ही आपका दिल दहल जाएगा। तो फ्रेंड्स, कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ मूवी के ट्विस्ट एंड टर्न्स को जानने के लिए। गाइस, मूवी बहुत ज्यादा मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल है, सो स्टे ट्यून्ड विद एनिपल फिल्म। सो विदाउट एनी डिले आई एम गोना स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में ही हमें बर्लिन शहर दिखाया जाता है, जहाँ पर इस समय साल 1936 चल रहा है और इस समय बर्लिन में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ खेल के दौरान हम ये देख पाते हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट ने जाने माने माउंटेन क्लाइंबर्स को बुलाया है, बिकॉज यहाँ की गवर्नमेंट इन माउंटेन क्लाइंबर्स को एक स्पेशल टाइप का टास्क देने वाली है। दरअसल टास्क ये है कि इन माउंटेन क्लाइंबर्स को ईगर नाम की पहाड़ की चोटी पर पहुँचना है, और जो भी व्यक्ति इस टास्क को कंप्लीट करेगा, यानी कि इस चोटी तक सबसे पहले पहुंचेगा, वो बन जाएगा इस ओलंपिक का चैंपियन। अब देखते ही देखते दुनिया भर के कोने कोने से बहुत सारे माउंटेन क्लाइंबर्स आ चुके थे, और इन बहुत सारे लोगों में से कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ, जिनमें दो सगे भाई भी मौजूद थे, और ये दोनों जर्मनी से बिलोंग करते थे, जिनमें से एक का नाम टोनी और दूसरे का नाम एंडी था। आपको बता दो, पहले भी इन दोनों ने बहुत सारे माउंटेन क्लाइंबिंग किए हुए हैं, तो इसीलिए ये दोनों बेखौफ होकर 700 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए साइकिल पर आकर अपनी मंजिल तक पहुँच चुके हैं। ये दोनों देखने में काफी ज्यादा यंग लग रहे थे। अब एंडी और टोनी फाइनली पहुंच चुके थे ईगर पहाड़ी के बेस तक, लेकिन इस ईगर पहाड़ी पर चढ़ना इतना भी आसान नहीं था, बिकॉज चढ़ाई बिल्कुल सीधी थी। तो इसीलिए टोनी और एंडी ने पूरी प्लानिंग पहले से ही कर ली थी और बखूबी अपने खाने का इंतजाम भी कर लिया था। अब ये दोनों सारी मेडिकेशन की चीजों को लेकर भी रेडी थे, और तो और ये लोग अपने साथ वेपन्स भी लेकर जा रहे थे, ताकि रास्ते में जाते हुए अगर इन्हें कोई भी प्रॉब्लम आए तो ये लोग उसे आसानी से टैकल कर सके। अब फाइनली आ चुका था वो दिन जब इन्हें चढ़ाई स्टार्ट करनी थी। सभी प्रतिभागी बिना देर किए पहाड़ी पर चढ़ने लगे थे, और इधर एंडी और टोनी दोनों ने जोर शोर से शुरुआत कर दी थी। जैसे जैसे ये लोग पहाड़ी पर आगे बढ़ते जा रहे थे, इनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। तभी टोनी को ऊपर जाने के लिए एक रस्सी बांधने की जरूरत थी, तो इसीलिए वो पत्थरों में कील ठोकने लगा, और इसके ऐसा करते ही ढेर सारे पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगे, और उनमें से एक पत्थर टूटकर अचानक से एक ऑस्ट्रेलियन क्लाइंबर को जा लगे, जिसका नाम हेनरी था। पत्थर सीधा जाकर हेनरी के सर पर लग गया और उसके सर से खून बहने लगा। तभी वहीं हेनरी के बराबर में एक और खिलाड़ी था, जिसका नाम एडी था। एडी हेनरी से कहता है कि तुम्हें अब ऊपर नहीं जाना चाहिए, तुम्हें नीचे वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन हेनरी ऑस्ट्रेलिया की फौज की तरफ से आया था, इसलिए वो हार मानने वालों में से तो बिल्कुल नहीं था। तो इसीलिए हेनरी ने ये फैसला किया कि वो अपना सफर आगे की तरफ तय करेगा। और दूसरी तरफ हम एंडी और टोनी को देखते हैं, जो कि अब 2800 मीटर की दूरी तय कर चुके थे, और तभी इतना ऊपर पहुंचकर दोनों क्या रियलाइज करते हैं कि आगे की चढ़ाई तो बिल्कुल स्ट्रेट है, और इन दोनों को यह आभास हो चुका था कि ऊपर जाने पर खतरा ही खतरा है। लेकिन ये तो थे ही जाबाज, इसलिए उन्होंने पूरी हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ने का फैसला किया। अब एंडी और टोनी वहीं खड़े होकर विचार करने लगे कि आगे की चढ़ाई कैसे कंप्लीट की जाए। और तभी एंडी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो टोनी से कहता है कि हमें इस पहाड़ के दूसरी तरफ चलना चाहिए और अपनी आगे की चढ़ाई वहाँ से शुरू करनी चाहिए। लेकिन गाइस, ये इतना भी आसान नहीं था जितनी आसानी से मैं बोल दे रही हूँ, यानी कि उन्हें रस्सी से लटकना था, तभी वो दूसरी तरफ जा पाते। लेकिन कहीं न कहीं हम एंडी को देख पाते हैं, वो इन सारी चीजों में बहुत माहिर था। जब पहाड़ी की दूसरी तरफ जाते हुए हमारी नजर एंडी पर पड़ती है, हम क्या देखते हैं, एंडी तो इतना माहिर था कि उसने फटाफट अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया और देखते ही देखते दूसरी तरफ पहुँच गया। दूसरी तरफ जाते ही उसने रस्सी को बांध दिया, और इस रस्सी के सहारे टोनी भी वहाँ तक पहुँच चुका था, और तभी उनके पीछे से एडी और हेनरी भी पहुँच चुके थे। जब उन्होंने इन दोनों की मदद मांगी, तब टोनी और एंडी ने कहा, ठीक है, तुम इस रस्सी का इस्तेमाल करके इधर आ सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब वो दोनों भी इनके साथ साथ दूसरी तरफ पहुंच चुके थे। अब सभी एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और ऊपर कैसे चढ़ा जाए ये प्लानिंग करने लगते हैं। तभी टोनी और एंडी में बहस छिड़ जाती है। आपको बता दो, बहस इसलिए हो रही थी क्योंकि जो रस्सी इन्होंने दूसरी तरफ से फंसाई थी, एंडी का कहना था कि इस रस्सी को खींच लो, शायद ये आगे भी हमारे काम आ सकती है, लेकिन टोनी का कहना था कि शायद हमें से किसी को किसी वजह से वापस जाना पड़े, तो ये रस्सी नहीं खींचनी चाहिए और वहीं बंदी रहने देनी चाहिए। लेकिन हम एंडी को देखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था। वो कहता है, अब तो हमने आधा पड़ाव पार कर दिया और अब ऊपर जाने में हमें कोई भी कठिनाई नहीं होगी, हम आसानी से ऊपर पहुंच सकते हैं। लेकिन इतनी बहस के दौरान फाइनली अब एंडी की बात मानी जाती है और रस्सी को खींच लिया जाता है। लेकिन गॉड नोज के आगे क्या होने वाला था। अब काफी आगे चलने पर ये लोग 2800 किलोमीटर से 3100 मीटर पर आ चुके थे, यानी कि अब इन्होंने 3100 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी, और अब काफी रात हो चुकी थी। यहाँ से शुरू हो रही थी बर्फ की दीवारें, जो कि दिखने में तो बहुत ही ब्यूटीफुल नजर आ रही थी, लेकिन सिर्फ दूर से ही, यानी कि नजारे के तौर पर, क्योंकि उन पर चढ़ना उतना ही मुश्किलों भरा था। रात इतनी हो चुकी थी कि उन्हें कुछ भी आगे नहीं दिखाई दे रहा था, तो इसीलिए टोनी और एंडी ने ये डिसीजन लिया कि रात इन्हें यही गुजारनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बैठने के लिए थोड़ा सा 2 मीटर का स्पेस था, क्योंकि इन्हें ये भी नहीं पता था कि आगे जाने पर उन्हें स्पेस मिल भी पाएगा कि नहीं, इसलिए सभी ने रात वही गुजारने का फैसला कर लिया। और इन सभी के डिस्कशन से हमें ये पता चलता है कि सभी काफी ज्यादा खुश है। टोनी तो ये भी कहता है कि हम जल्द ही पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाएंगे। वो मैप को चेक करता है और सभी को बताता है कि अब हमें बहुत ही कम दूरी तय करनी है,
यानी कि सब कुछ अगर इनके प्लान के मुताबिक रहा तो बहुत जल्द ही ये ऊपर चढ़कर अपना परचम लहराएंगे और ओलंपिक चैंपियनशिप में अपना नाम दर्ज करवा लेंगे। और नीचे बेस पर खड़ी मीडिया भी इनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अब सभी ने आराम करने का फैसला किया ताकि वो मॉर्निंग में फ्रेश मूड में उठकर अपनी जर्नी दोबारा स्टार्ट कर सके। लेकिन जैसे इन लोगों की आंख मॉर्निंग में खुलती है, ये क्या देख पाते हैं कि चारों तरफ बर्फीली हवाएं चल रही हैं और ठंड 10 गुनी बढ़ चुकी है और ये हो ना हो बर्फीले तूफान आने का संकेत था। तभी टोनी एंडी से कहता है कि हमें जल्द से जल्द अपना सफर शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर तूफान आ गया तो हमारा चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अब बिना देर किए हुए दोनों ने एक बार फिर से सफर की शुरुआत कर दी थी। कुछ ही दूर चलने पर उन्हें एक अजीब सा बैग दिखाई दिया। एंडी पास जाकर देखता है तो क्या देखता है कि एक बैग बर्फ में दबा हुआ है। वो अपने वेपन से आसपास की बर्फ हटाता है। दरअसल एंडी उस बैग को इसलिए निकालना चाहता था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद इस बैग में उसकी कुछ जरूरत का सामान हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ की बर्फ हटाता है तो क्या देखता है ये कोई बैग नहीं बल्कि एक इंसान है। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि इन्हीं के साथ चढ़ रहा एक साथी है जो कि इस वक्त मर चुका है। उन्हें अंदाजा हो गया था कि ये खिलाड़ी हमसे पहले यहाँ पहुँच गया और बर्फीली हवाओं के कारण उसका बैलेंस बिगड़ा होगा, जिसके कारण वो इसी बर्फ में दब गया। और तब तक वहीं पर हेनरी और एडी भी पहुँच चुके थे। चारों ने मिलकर ये डिसीजन लिया उसकी लाश को बेस की ओर फेंक दिया जाए और उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन उन्हें ऐसा करते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। क्या करें, इन्हें मूव ऑन करके आगे तो बढ़ना ही था। तो इसीलिए बिना देर किए अब सब बढ़ चुके थे अपने मिशन की ओर। फाइनली इन्होंने 3350 मीटर की दूरी तय कर ली थी। लेकिन जैसे जैसे ये सभी आगे बढ़ रहे थे इनकी चढ़ाई मुश्किल होती जा रही थी। तो सभी ने ये फैसला किया कि हम सभी एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे। इसलिए इन्होंने अपनी रस्सियों को एक दूसरे के साथ बांध लिया ताकि इनमें से अगर किसी की जान पर बात आती है तो ये सभी मिलकर उसकी सुरक्षा कर सके। लेकिन चारों को आपस में बांधकर चलना, क्या ये डिसीजन इनका सही था? ये तो हमें आगे की कहानी में पता चलने वाला है। अब हम हेनरी को देख पाते हैं जिसके सर पर चोट लगी थी। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसका दिमाग काम करना बंद कर रहा था क्योंकि ऑलरेडी उसके सर में चोट लग चुकी थी और रास्ता इतना कठिन था कि अगर एक भी चूक हुई तो जान गंवा बैठे। चारों एक दूसरे के साथ एक नॉट में बंधे हुए थे और अभी इन्होंने कुछ ही मीटर की दूरी तय की थी कि अचानक से हेनरी का हाथ छूट जाता है और वो सीधा नीचे गिरने लगा। और हम क्या देख पाते हैं कि हेनरी की नॉट एडी से बंधी हुई है, जिसकी वजह से एडी भी नीचे गिरने लगा। हेनरी नीचे गिर रहा था तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया। उसका पैर टकराया नहीं बल्कि उसी पत्थर में फंस चुका था। हेनरी दर्द के मारे चिल्ला उठा। उधर हम एडी को देखते हैं जिसने अपने आप को संभाला और फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। चूंकि हेनरी और एडी एक ही नॉट से बंधे हुए थे तो जब एडी चढ़ रहा था तो उसका पूरा लोड हेनरी पर आ रहा था और हेनरी का पैर पत्थर से फंसा हुआ था। लेकिन एडी कुछ भी साफ साफ नहीं देख पा रहा था कि हेनरी के साथ आखिर क्या हो रहा है। वो लगातार ऊपर की तरफ चढ़ता जा रहा था और इसी बीच हेनरी का वो पैर जो कि पत्थर से फंसा हुआ था अचानक से वो टूट जाता है। लेकिन अभी भी हेनरी की सांसें चल रही थी और पहाड़ों के बीच मरना इतना भी आसान नहीं था क्योंकि यहाँ पर मौत बहुत ही दर्दनाक होती है। ऊपर से सभी ये मंजर देख काफी हैरान थे। वो हेनरी को इस तरह मरता हुआ नहीं छोड़ सकते थे। अब सभी इस चिंता में थे कि आखिर आगे क्या किया जाए। तभी टोनी कहता है कि हमें एडी और हेनरी की जान बचानी चाहिए और उन्हें बेस तक वापस सुरक्षित पहुंचाना चाहिए। और उसकी ये बातें सुनकर एंडी बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। वो टोनी से कहता है कि हमने बहुत ही मुश्किलों से अपना सफर यहाँ तक तय किया है और अगर हम अपनी मंजिल तक पहुँच गए तो पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन हो जाएगा और तो और हमें बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। लेकिन टोनी एंडी की इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं था। वो उसे कह रहा था कि हमें नहीं पता कि आगे जाने पर हम भी बच पाएंगे या नहीं, इसलिए हमें यहीं से वापस लौट जाना चाहिए। और बहुत सारी आर्गुमेंट्स के बाद फाइनली ये डिसीजन होता है इन सभी को नीचे जाकर हेनरी और एडी की जान बचानी चाहिए और अब ये यहाँ से उतरने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन उतरना तो उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट था जितना कि चढ़ना, क्योंकि चढ़ाई तो बिल्कुल खड़ी थी। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उतरना कितना डिफिकल्ट हो सकता है। अभी ये तीनों पर्सन कुछ ही मीटर उतरे थे कि अचानक से बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं और ये हवाएं किसी तूफान से कम नहीं थी। और तो और इन सभी के पास खाना भी खत्म हो चुका था। इनकी एनर्जी लगातार खत्म होती जा रही थी। अब पूरा एक दिन बीत चुका था और लगातार मौसम में खराबी आती जा रही थी। अब फाइनली बड़ी मशक्कत के बाद ये तीनों उस जगह पर पहुंच चुके थे जहाँ से इन्होंने रस्सी लगाई थी। लेकिन अब उन्हें यहाँ से पहाड़ी के दूसरी तरफ जाना था, जैसे कि वो यहाँ पहले पहाड़ी को क्रॉस करके आए थे। और यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि एंडी का रस्सी हटाने का फैसला बहुत ही गलत था, क्योंकि अगर आज वो रस्सी वहाँ लगी होती तो ये सभी आराम से क्रॉस करके दूसरी तरफ जा सकते थे। लेकिन तभी एंडी एक होप देते हुए इन सभी से कहता है कि मैं कोई न कोई रास्ता तो ढूंढ ही लूंगा, तुम सब परेशान मत हो। और एक बार फिर से वो रस्सी से लटकता है और दूसरी तरफ जाने का फैसला करता है। वो रस्सी से लटकते हुए दूसरी तरफ चला तो जाता है लेकिन वहाँ वो किसी भी पहाड़ को नहीं पकड़ पाता, क्योंकि पूरा पहाड़ बर्फ से ढक चुका था और वो जहाँ भी अपना हाथ रखता वहाँ पूरी तरह से स्लिप करता जा रहा था। अब वो निराश होकर वापस आ जाता है और सभी को ये बताता है कि हमें यहीं से उतरना होगा, दूसरी तरफ जाना नामुमकिन है। वो सभी को बताता है कि दूसरी तरफ का पूरा एरिया बर्फ से ढक चुका है और वहाँ पर हम अपना हाथ पहाड़ी से टिका ही नहीं सकते। अब सभी ये फैसला करते हैं कि सबसे पहले वो हेनरी को भेजेंगे, क्योंकि वो काफी ज्यादा जख्मी हालत में था और ठंड तो ऐसी पड़ रही थी कि उनकी हड्डियां पूरी तरह से जमी जा रही थी। जैसे ही हेनरी नीचे की तरफ उतरने लगता है इनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है, यानी कि बर्फ के टुकड़े टूट टूट कर इन सभी के ऊपर गिरने लगते हैं। बर्फ के टुकड़े तो इन सभी पर ऐसे बरसते हैं मानो कि बारिश हो रही हो और इसी मुसीबत के चलते एंडी का हाथ छूट जाता है। वो सीधा आकर नीचे गिरने लगता है और एंडी के साथ एडी भी नीचे की तरफ गिरने लगता है। जब एडी नीचे की ओर गिर रहा था तभी अचानक से वो एक बड़े से पत्थर से टकरा जाता है। टकराने की वजह से चोट सीधा उसके सर पे लगती है, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो
हो जाती है। इधर एंडी भी हवा में लटका हुआ था। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया और जब एंडी को होश आया तो वो अपने आप को रस्सी से लटका हुआ पाता है। आँख खुलते ही वो अपने भाई टोनी की तरफ देखने लगता है। वो उसे चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करने लगता है। एंडी के शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची थी, लेकिन फिर भी वो एक जाबाज खिलाड़ी था, इसलिए उसने पूरी हिम्मत जुटाई और एक बार फिर से रस्सी से लटकते हुए ऊपर जाने का फैसला किया। जब एंडी कुछ दूर रस्सी के सहारे पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि एडी पड़ा हुआ है और जिसकी मौत हो चुकी है, जिसे देखकर वो काफी दुखी था। लेकिन ये वक्त शोक मनाने का तो बिल्कुल नहीं था, इसलिए वो लगातार ऊपर की ओर चढ़ता रहा। उधर एंडी टोनी से कहता है कि रस्सी के पकड़ को और मजबूत करे, क्योंकि कहीं न कहीं एंडी को आभास हो रहा था कि उसकी रस्सी नीचे की ओर गिर रही है। जब टोनी रस्सी को चेक करता है तो वो क्या देखता है कि उसकी पकड़ वाकई में कमजोर हो रही है और वो वेपन लेकर रस्सी को कील के सहारे अंदर की ओर ठोकने लगता है। लेकिन वहाँ की बर्फ लगातार टूट रही थी, तो इसीलिए उसका ऐसा सब कुछ करना बेअसर हो रहा था। रस्सी लगातार टूटती जा रही थी और ऐसा होते देख एंडी ये समझ चुका था कि अब ये रस्सी 4 लोगों का बोझ नहीं झेल सकती। तो इसीलिए एंडी एक बड़ा डिसीजन लेता है, यानी कि खुद को मारने का। और देखते ही देखते उसने खुद की रस्सी काट डाली और वो भी एडी और हेनरी की तरह सीधा आकर खाई में गिर जाता है। एंडी ने अपनी जान इसलिए दी ताकि वो अपने भाई टोनी को सुरक्षित बचा सके, क्योंकि अगर इस रस्सी पर एक ही व्यक्ति का लोड रहेगा तो टोनी आसानी से उस रस्सी के सहारे नीचे आ सकता है, क्योंकि पहाड़ों पर तो बर्फ जम चुकी थी और वहाँ पर फिसलन इतनी थी कि पकड़ बनाना नामुमकिन था। और जैसे ही टोनी अपने भाई को खाई में गिरते हुए देखता है, वो वहीं पर फूट फूट कर रोने और चिल्लाने लगता है। लेकिन टोनी को ये बखूबी पता है कि उसके भाई ने अपनी जान उसके लिए दी है, इसलिए उसे किसी भी हाल में अपनी जान बचानी है और उसे कमजोर नहीं पड़ना है। टोनी ये फैसला करता है कि वो कुछ देर यही रुकेगा, इसलिए वो बिना देर किए अपना स्लीपिंग बैग निकालता है। लेकिन वो इतना हड़बड़ाया हुआ था कि अचानक से उसके हाथ से स्लीपिंग बैग छूट जाता है और बिना स्लीपिंग बैग के रिस्क करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता था। और टोनी को तो ये बखूबी पता था कि स्लीपिंग बैग न होने के कारण ज्यादा देर तक वो जिंदा भी नहीं रह सकता, उसकी जान भी जा सकती है। टोनी का दिल लगातार बैठता जा रहा था, उसकी हिम्मत टूटती जा रही थी। लेकिन तभी टोनी को एक आवाज सुनाई देती है, यानी कि रेस्क्यू टीम की आवाज। बिकॉज बेस पर जो मीडिया मौजूद थी वो सब कुछ यहाँ से देख रही थी और उन्हें ये आभास हो चुका था कि हमारे खिलाड़ी मुसीबत में हैं। तो इसीलिए उन खिलाड़ियों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम भेजी जा चुकी थी, जिसका अनाउंसमेंट लगातार हो रहा था। रेस्क्यू टीम लगातार टोनी की लोकेशन का पता लगा रही थी कि आखिर वो इस वक्त कहाँ मौजूद है, ताकि वो टोनी को सुरक्षित बचा सके। लेकिन तूफान इतना भयावह और खतरनाक था कि रेस्क्यू टीम का भी वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन सा लग रहा था। तो इसीलिए रेस्क्यू टीम ने वापस लौटने का फैसला किया और जैसे ये बात टोनी को पता चलती है, वो पूरी तरह से सदमे में पहुँच जाता है। रात काफी हो चुकी थी और टोनी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था कि वो ऊपर चढ़े या नीचे जाए। तो टोनी रात भर बिना हिले डुले एक ही पोजीशन पे लटका रहा और जैसे ही सुबह हुई तो टोनी ने थोड़ा राहत की सांस ली, क्योंकि उस दिन का मौसम थोड़ा अच्छा हो चुका था। सुबह होते ही रेस्क्यू टीम एक बार फिर से निकल पड़ी और फाइनली वो टोनी की लोकेशन तक पहुंच चुकी थी। रेस्क्यू टीम टोनी को देखकर हैरान थी, क्योंकि टोनी के ऊपर लगभग बर्फ का पहाड़ जम चुका था, लेकिन अभी भी उसकी सांसें चल रही थी। अब भी वो जिंदा था। अब यहाँ से एक परेशानी थी, क्योंकि टोनी को खुद ही यहाँ तक पहुँचना था, वो भी अपनी रस्सी के थ्रू। लेकिन उसकी रस्सी इतनी छोटी थी कि उसका वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन सा लग रहा था। रेस्क्यू टीम टोनी को हिम्मत देती है और उससे कहती है कि अपनी पीठ पर बंधी हुई रस्सी को खोल दे और उससे 4 हिस्सों में कन्वर्ट करके एक लंबी रस्सी तैयार करे, ताकि वो नीचे आराम से आ सके। टोनी में एनर्जी तो लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर उससे अपने भाई की याद आती है, जिसने उसके लिए अपनी जान दे दी। तो वो बड़ी ही हिम्मत दिखाते हुए कैसे न कैसे करके एक रस्सी तैयार कर लेता है। लेकिन ये क्या, रस्सी तो अब भी छोटी पड़ रही थी। अब टोनी ने ये फैसला किया कि उसे खुद ही अपनी मदद करनी होगी, इसलिए वो रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगा। अब वो रेस्क्यू टीम के काफी करीब पहुंच चुका था। तभी यहाँ पर एक बड़ी मुसीबत आ गई। टोनी की रस्सी अचानक से उसके ऊपर बंधी हुई हुक से अटक गई और वो एक बार फिर से हवा में लटक गया और हुक में उस रस्सी के अटकते ही उसमें गांठ बन चुकी थी। अब यहाँ पर टोनी के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो अपनी गांठ खोल दे और सीधा नीचे की ओर गिर जाए और नीचे हवा में गिरते ही रेस्क्यू टीम उसे बचा ले। टोनी उस गांठ को खोलने की लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथों में एनर्जी इतनी कम थी कि वो कुछ भी करने में असमर्थ था। और तभी टोनी की नजर रेस्क्यू टीम पर पड़ती है। वो वहाँ रेस्क्यू टीम के साथ अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है। टोनी अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर काफी ज्यादा खुशी महसूस कर रहा था। अचानक से हम क्या देखते हैं, उसकी आंखें बंद होती जा रही है और तभी वो अपनी नजर चारों तरफ शांत पहाड़ों की तरफ दौड़ाता है, जहाँ पर इस शांत माहौल में उसे अपने भाई और अपने साथियों की चीखती हुई आवाजें सुनाई दे रही थी। और इसी खतरनाक से मंजर के साथ टोनी की आंखें पूरी तरह से यहीं पर बंद हो जाती हैं और उसकी यहीं पर मौत हो जाती है। टोनी ने इतनी मुसीबतों का सामना किया और फिर भी यहाँ तक पहुँचा, जिसकी वजह से पूरा देश टोनी पर प्राउड कर रहा था। लेकिन गम तो एक ही बात का था कि रेस्क्यू टीम वहाँ तक पहुँच तो गई, लेकिन उसे फाइनली सुरक्षित बचा नहीं पाई। और इसी दुख भरी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये ट्विस्ट एंड टर्न से भरी कहानी कैसी लगी, हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। गाइस, आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, तो लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जल्द ही मिलते हैं आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग सी मूवी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।